नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद का एक और वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसमें हमने जाना था कि संसद जो है वह सरकार का विधायी अंग है और संसदीय प्रणाली जो है जिसको सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान है और उसी में हम हमारे संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 89 से लेकर के 122 में संसद का उल्लेख किया गया है। और हमने उस वीडियो में जाना था कि संसद जो है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है और संसद के सदस्यों का क्या अहर्ताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं और उनको किन किन कारणों से वो संसद के सदस्य संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन चीज़ों को पिछले वीडियो में हमने जाना था। शुरू कर रहे हैं कि संसद का जो सदस्य है उनकी रिक्तता किस प्रकार से होती है। इस यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो संसद का जो सदस्यों का जो होता है स्थानों का रिक्त होगा वह किस प्रकार से होगा, इस चीज को हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है वह है दोहरी सदस्यता, यानी किसी संसद का सदस्य है वह अगर दोनों सदनों में दोहरी सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि लोकसभा में भी सदस्य हो जाते हैं या राज्यसभा का भी सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, तो उनकी स्थान जो होगा संसद का में जो स्थान होगा वह रिक्त हो जाएगा, यानी कि सदस्यता उनका हो जाता है। तो उनको एक सदस्यता छोड़ना पड़ेगा, या तो राज्यसभा का सदस्य छोड़ना पड़ेगा या तो लोकसभा का सदस्य छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। उसके बाद अगला जो है वो है निर्हरता, यानी कि संसद जो निर्हरता का जो नियम बनाता है, जो संसद के निर्धारित करता है, निर्हरता का जो बातें निर्धारित करता है, जिन जिन चीज़ों को देखता है, अगर संसद के अनुसार कोई सदस्य निर्हर है तो उसकी सदस्यता संसद में रिक्त हो जाएगी। यानी पहला हमने देखा कि दोहरी सदस्यता कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो संसद में उनकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी, और कोई सदस्य निर्हरता है तो भी उनकी संसद में सदस्यता रिक्त हो जाएगी। अगला जो है तीसरा वो है पद त्याग। कोई भी संसद सदस्य है वो सुरक्षा से अपने ऊपर के जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, त्याग पत्र उनको सौंप करके अपने पद को खाली कर सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं। उस पद त्याग से भी संसद का स्थान जो होता है, सदस्यों का संसद में जो सदस्यों का स्थान होता है वह रिक्त हो जाएगा। पद त्याग से भी संसद का सदस्य रिक्त किया जाएगा। अगला जो है वह है चौथा, वह है अनुपस्थिति, यानी कि संसद में लगातार 60 दिनों तक, यानी कि 2 माह तक कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो भी उनका सदस्यता जा सकता है, सदस्यता जाता है और उनका पद खाली हो जाता है और स्थान उनका रिक्त हो जाता है। इसके बाद अगला जो है वह है अन्य जो स्थितियां है वह है में है कि जब कोई संसद का सदस्य है राष्ट्रपति चुन लिया जाता है या फिर उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है या किसी राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाता है, तो उस कंडीशन में भी उनकी जो सदस्यता होता है वह रिक्त हो जाता है, संसद में उनकी सदस्यता खाली हो जाता है। उसके बाद हम जानते हैं कि संसद का सदस्य है उनकी शपथ या प्रतिज्ञान जो लेते हैं उस चीज को जानते हैं। तो संसद का जितने भी सदस्य होते हैं वह निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष या फिर राष्ट्रपति जिनको नियुक्त करते हैं शपथ ग्रहण कराने के लिए, उनके समक्ष संसद के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान लेना पड़ता है। शपथ या प्रतिज्ञान का मतलब है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो शपथ लेते हैं और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वो प्रतिज्ञान लेते हैं। इसमें जो शपथ लेते हैं वो बोलते हैं कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। पहला है वह है जो शपथ लेते हैं वह है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा जो शपथ लेते हैं वह है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। और तीसरा जो है वह है कि अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। इस प्रकार की संसद का जितने भी सदस्य होते हैं वह शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष या अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, नियुक्त करते हैं, उनके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। उसके बाद संसद का सदस्यों का जो वेतन व भत्ता होगा उस चीज को जानते हैं। तो संसद के सदस्यों का भत्ता, जो पेंशन दिया जाता है, जो कार्यालय खर्च दिया जाता है, वो जो दैनिक भत्ता दिया जाता है,
इन चीज़ों का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन संसद जो है वह व्यवस्था किया सन 1954 में व्यवस्था किया कि संसद के सदस्यों को वेतन भत्ता और दैनिक भत्ता और कार्यालय खर्चा दिया जाए और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। तो 1954 में यह व्यवस्था किया गया। उसके बाद संशोधन किया गया और 2010 में संशोधन करके संसद संशोधन कर दिया और संसद के सदस्य को, प्रत्येक सदस्य को पहले क्या था कि 16,000 रुपया संसद सदस्य को वेतन दिया जाता था, लेकिन 2010 में क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा करके जो पहले 16,000 रुपया दिया जाता था इसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 50,000 रुपया वेतन अभी दिया जा रहा है एक संसद सदस्य को, यानी प्रत्येक संसद सदस्य को 50,000 रुपये का वेतन अभी प्रदान किया जाता है, वेतन दिया जाता है। और उसके बाद जो है वेतन के बाद भत्ता दिया जाता है, वह पहले था 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाता था, लेकिन 2010 में इसको बढ़ा करके 45,000 रुपये कर दिया गया है। और उसके बाद कार्यालय खर्च दिया जाता है, ये पहले 20,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब इसको भी बढ़ा करके 45,000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद दैनिक भत्ता प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता भी दिया जाता है, वह पहले 1,000 रुपये था, अब इसको बढ़ा करके 2010 में 2,000 रुपये कर दिया है। तो इस तरह से टोटल जो हो गया है वह अभी एक संसद सदस्य का जो वेतन टोटल हो जाता है वह हो जाता है 1,42,000 रुपया अभी टोटल दिया जा रहा है। इसके बाद अन्य भी सुविधाएं इसमें संसद सदस्य को दिया जाता है, निःशुल्क आवास दिया जाता है, निःशुल्क यात्रा सुविधाएं दिया जाता है और निःशुल्क टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किया जाता है। इन सभी सदस्यों को, जितने भी संसद सदस्य होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के निःशुल्क सुविधाएं प्रदान किया जाता है संसद के द्वारा। उसके बाद अगला जो है वह है संसद के पीठासीन अधिकारी होगा, यानी संसद का पीठासीन अधिकारी होगा। राज्यसभा में और लोकसभा में अलग अलग दोनों सभाओं में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किया जाएगा। इसमें होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति किया जाएगा, यानी कि लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति होगा और उनका निर्वाचन होगा और उनका पदावधि जो होता है उस चीज को हम लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और इसका जो पदावधि होता है वह भी 5 वर्षों का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको आपातकालीन के दौरान लोकसभा का कार्यकाल जो बढ़ाया जाता है अधिकतम 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, तो तब तक भी बने रहते हैं। और इसके बाद जो है कि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी भूमिका क्या है, शक्ति और पावर क्या है, इस चीज को भी जानते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उनको बजट सत्र चलाने का अधिकार है और साथ में उनकी जो भूमिका होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है संसद में, यानी कि जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पे समान मत प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में निर्णायक मत देने का काम लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं और इनको विपरीत परिस्थितियों में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कराने का भी पावर इनको प्राप्त है। इसी में जानते हैं कि स्वतंत्रता व निष्पक्षता, लोकसभा का अध्यक्ष का स्वतंत्रता भी प्राप्त है और निष्पक्षता के किसी विधेयक पे अगर समान मत प्राप्त है दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में समान मत प्राप्त हुआ है तो उस कंडीशन में निर्णायक मत देते हैं, तो यह निष्पक्षता के रूप में देखा जाता है। इसके बाद है कि लोकसभा में एक उपाध्यक्ष का भी नियुक्ति किया जाएगा और यह लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके उपस्थिति में उनका जो जितना भी कार्य होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नहीं, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वे उनके सारे कार्यों को देखते हैं और करते हैं। इसके बाद लोकसभा के उपसभापतियों की तालिका होती है, यानी कि जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से 10 सदस्यों की तालिका बनाया जाता है और उनकी एक तालिका होती है। लोकसभा के सभापतियों का एक तालिका होती है और जब लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो उनका कार्य का देखभाल कौन करता है, लोकसभा के जो सभापति होते हैं वह कार्य का संचालन करते हैं, कार्यों का देखभाल करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि लोकसभा के सामयिक अध्यक्ष भी होते हैं। लोकसभा के सामयिक अध्यक्ष मीन्स होता है कि जब लोकसभा का विघटन हो जाता है उसके बाद चुनाव होता है, नया चुनाव होता है लोकसभा का,
तो प्रथम बैठक तक लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो कार्य करते हैं। तो वही लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, पुराने वाले लोकसभा का अध्यक्ष, वही कहलाते हैं सामयिक अध्यक्ष कहलाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि राज्यसभा में सभापति का नियुक्ति भी होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, और उसके बाद जो राज्यसभा का सभापति भी होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति भी होते हैं, और राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका होती है, और राज्यसभा के सभापति या फिर उपसभापति के बाद अगर स्थान आता है तो वो आता है उपसभापतियों की, और राज्यसभा के उपसभापतियों की अनुपस्थिति में राज्यसभा के जो तालिका में जो उपसभापति होते हैं वो कार्य का देखभाल करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के उपसभापति और सभापति जो होते हैं वो पद क्रम में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान रखते हैं, यानी कि 7वें स्थान पे इनका पद क्रम दिया गया है और इनका विशिष्ट स्थान पदाक्रम में दिया गया है। इसके बाद हम जानते हैं कि संसद का जो सचिवालय होता है उसके बारे में जानते हैं। तो संसद का लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय अलग अलग होता है। इसमें सचिवालय का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वह होता है महासचिव, और लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है, और यह एक अस्थाई पद है, और यह अस्थाई रूप से इसका चुनाव होता है महासचिव का, और यह अस्थाई रूप से कार्य करते हैं। इसके बाद जानते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में यानी कि संसद में संसद का नेता होता है, संसद का नेता होते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं? संसद का जो होते हैं वह होते हैं सदन का नेता। पहला जो है वह सदन का नेता आता है। सदन का नेता के मतलब है कि जो लोकसभा में बहुमत दल का प्राप्त का जो नेता होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, वो सदन का नेता कहलाते हैं, सदन का नेता है। उसके बाद विपक्ष का नेता होता है, यानी कि दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में विपक्ष का नेता होते हैं। विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम 10 सीटों को लाना जरूरी है। जितने टोटल सदस्य होते हैं उसमें से 10 भाग सीटों का जितना जरूरी होता है, तब जा करके राज्यसभा या लोकसभा का विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त होता है। अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता का जो पद है वो रिक्त है, खाली है, क्योंकि कोई भी दल 1/10 यानी कि 10वीं भाग प्राप्त नहीं किया है, जिसके कारण अभी लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है वह अभी रिक्त है। और राज्यसभा का जो विपक्ष का नेता है वही भाजपा का अभी है, और वह है अभी जो राज्यसभा का विपक्ष का जो नेता है वह है गुलाम नबी आजाद अभी है। गुलाम नबी आजाद अभी विपक्ष के नेता है राज्यसभा का। और इसके बाद अगला जो हम जानते हैं वह है कि विहिप का भी, सचेतक का भी निर्माण किया जाता है। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में सचेतक का निर्माण किया जाता है, और यह लोकसभा के सदस्यों का कार्य को देखते हैं और उनको परामर्श देते हैं, और उनको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों का संसद में बैठे और कार्य करें, और उन सहमति या फिर असहमति को देखते हैं और उनको करवाते हैं। और उनका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है सचेतक का, और सचेतक दोनों सदनों में होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में सचेतक निर्माण किया जाता है। उसके बाद संसद का जो सत्र होता है उसको देखते हैं। तो संसद का सत्र आहूत करते हैं राष्ट्रपति द्वारा। समय समय पे संसद का सत्र आहूत किया जाता है, और संसद का सत्र लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा भी किया जाता है। तो संसद का सत्र जो होता है वह साल में कम से कम 2 बार आहूत करना जरूरी होता है, यानी कि 6 माह का अंतराल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक 6 माह के बाद संसद का सत्र आहूत किया जाता है। लेकिन सामान्यतः स्थिति में क्या होता है कि 3 प्रकार के संसद का सत्र आहूत किया जाता है। 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, जो होता है वह पहला जो होता है बजट सत्र, वह फरवरी से लेकर के मई माह में इसको जारी किया जाता है। बजट सत्र चलता है संसद में, बजट सत्र चलता है फरवरी से लेकर के मई तक बजट सत्र चलता है। इसके बाद मानसून सत्र चलता है, वह जुलाई से सितंबर में चलता है मानसून सत्र। इसके बाद तीसरा जो है वह है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच होता है शीतकालीन सत्र। इसके बाद हम जानते हैं कि स्थगन और सत्रावसान। स्थगन मीन्स है कि रोकना,
और 17 के मतलब यह है कि पूर्ण रूप से रोक देना। इसमें है कि स्थगन में है कि इसमें संसद का एक बैठक को समाप्त किया जाता है। यानी स्थगन में अगर बैठक चल रहा होता है तो स्थगन कर दिया जाता है उस सत्र को, तो समझिए कि वह बैठक उस एक बैठक को समाप्त किया गया है, ना कि पूरे सत्र को। लेकिन इसमें क्या है, 17 में है कि बैठक को तो समाप्त करता ही है, लेकिन साथ में उस सत्र को भी समाप्त कर देता है। यानी जिस सत्र में बैठक होता है उस सत्र को भी समाप्त कर दिया जाता है। और स्थगन में है कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा यह जारी किया जाता है, स्थगित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी का मतलब है कि लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या राज्यसभा का उप सभापति हो, सभापति हो के द्वारा ही यह स्थगन किया जाता है। इसमें है 17 में है यह राष्ट्रपति के द्वारा ही 17 किया जाता है, रोका जाता है। इसके बाद है कि विधेयक पर या फिर किसी चल रहा होता है, कोई कार्य चल रहा होता है, उस पे असर नहीं पड़ता है। आने की स्थगन के बाद फिर से उसको कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श बैठक कर सकते हैं। लेकिन 17 में है कि विधेयक पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन का विघटन हो गया है, यानी कि लोकसभा का विघटन हो गया है 17 के बाद, अगर फिर से भी इसमें फिर से भी पेश किया जा सकता है और फिर से इस पे बैठक किया जा सकता है, फिर से बात विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो है वह है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल का मतलब है कि बिना बताए हुए स्थगन कर दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका मतलब होता है कि पता नहीं चलता है कि कब तक यह स्थगित रहेगा और कब तक नहीं रहेगा, यानी कि अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है सत्र को, तो यह अनिश्चित समय के लिए स्थगन कहलाता है। इसके बाद है विघटन। विघटन का मतलब है क्या होता है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाता है। 5 साल के बाद स्वतः विघटित हो जाता है और नए चुनाव कराया जाता है। उसके बाद फिर से लोकसभा का बैठक होता है, लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं किया जाता है। और इसके बाद जो है गणपूर्ति की स्थापना किया जाता है। गणपूर्ति का यानी कि एक कोरम की व्यवस्था किया जाता है। यह दोनों सदनों का एक न्यूनतम संख्या है, यानी कि लोकसभा में कम से कम 55 सदस्यों का एक कोरम बनाया जाएगा और राज्यसभा में 25 सदस्यों का एक कोरम बनाया जाता है, और यह कार्य को संपादित करने की काम करती है। और संसद में मतदान करते हैं किसी विधेयक पे। लोग बहुमत प्राप्त करके, यानी कि किसी विधेयक पे बहुमत मतदान करके, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके और उस कार्य को करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने में या फिर के न्यायाधीश को हटाने में जो विधेयक लाया जाता है उसमें मतदान करते हैं और बहुमत के माध्यम से ही इनको हटाया जाता है। इसके बाद है कि संसद में भाषा 2 प्रकार की है, हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, और दोनों के लिए ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि वहाँ पे व्यवस्था होती है संसद में। और 2 तरह की भाषा संसद में है, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद है मंत्रियों के और महानुभावियों का अधिकार जो होता है वह, तो जितने भी मंत्री होते हैं संसद में, उनको किसी भी सदन में बैठने की अधिकार है, भाग लेने के अधिकार है, लेकिन वोट देने की अधिकार नहीं है। इसके बाद आगे जानते हैं कि लोग लेम डाक सत्र। आगे है लेम डाक सत्र, यानी कि जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो विघटन होने के बाद फिर से चुनाव के बाद नहीं जीतते हैं, तो वो सदस्य क्या हो जाते हैं, लेम डक सत्र में चले जाते हैं। लेम डक सत्र में वो चले जाते हैं। इसके बाद अगला जो है संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही के साधन क्या होंगे, और प्रश्नकाल का एवं शून्यकाल, यानी संसदीय कार्यवाही के साधन होंगे कि कौन किन तरीके से संसद का कार्यवाही संचालन होगा। इस चीज को आगे हम देखेंगे। तो इसमें है कि पहला प्रश्नकाल होता है, यानी संसद का जब बैठक होता है तो उस समय प्रथम आधा घंटा जो होता है प्रश्नकाल का होता है। उस समय सदस्य लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद प्रश्नकाल के बाद फिर से शून्यकाल का भी आरंभ होता है और एक